दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारतीय इतिहास की, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे संगम युग के बारे में। साथ ही संगम साहित्य और संगम युग के विभिन्न राजवंशों के बारे में भी बात करेंगे। जिस तरह हम उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अलग-अलग समय में कई सारे छोटे बड़े और महत्वपूर्ण राजवंश हुए। उसी तरह दक्षिण भारत में भी अलग-अलग समय में कई सारे छोटे बड़े राजवंश हुए थे। दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक वह समय था जब उत्तर भारत में मौर्य वंश चल रहा था। उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग का काल था। और एक समय वह था जब उत्तर भारत में गुप्त वंश और हर्षवर्धन का समय चल रहा था। उस समय दक्षिण में कई सारे छोटे बड़े राजवंश हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं संगम युग की। लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के सम्मेलन या सभा से है, जो किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित किया जाता था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता था। इन संगमों का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों व लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना, जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। संगम में विभिन्न तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा विचार विमर्श करने के बाद ही वह रचना प्रकाशित हो पाती थी। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है और संगम साहित्य के माध्यम से जिस काल की हमें जानकारी मिलती है वही संगम युग कहलाता है। इस साहित्य का विकास काल लगभग 100 से 250 ईस्वी माना जाता है। भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित प्रदेश को तमिलकम प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल और पांड्य राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। चोलों की राजधानी उरैयर एवं चेरों की राजधानी वांजी थी। इन तीनों राज्यों का वर्णन मेगास्थनीज के विवरण, अशोक के अभिलेख तथा कलिंगराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है। लेकिन इन राज्यों के विषय में विस्तृत जानकारी संगम साहित्य से ही मिलती है। इसके अलावा स्ट्रैबो, प्लिनी तथा टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने भी पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। चोल, चेर और पांड्य, इन 3 राजवंशों में पांड्य वंश सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही संगमों का आयोजन किया जाता था। साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था और इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। मतलब विभिन्न पांड्य राजा गद्दी पर आसीन होते रहे और संगम अर्थात विद्वानों की सभा चलती रही। तो ऐसे 3 संगम आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम की। प्रथम संगम का आयोजन पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में किया गया था। इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इस संगम में देवता और महान संत सम्मिलित हुए थे, किंतु इस संगम का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था और इस संगम के अध्यक्ष भी ऋषि अगस्त्य ही थे। इस संगम का तोल्कापियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तीसरे संगम का आयोजन उत्तरी मदुरई में किया गया था, जिसके अध्यक्ष नक्कीरर थे और इस संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे, लेकिन कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में अभी भी उपलब्ध है। तो इतिहासकार तीसरे संगम के समय को ही संगम काल कहते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। अब बात करते हैं संगम काल में लिखे गए ग्रंथों की, जिसे संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए हैं
और संगम साहित्य की विषय वस्तु भी मुख्य रूप से दो ही है। पहला अहूम, जिसका संबंध प्रेम से है, और दूसरा पूरम, यह युद्ध के बारे में है। संगम साहित्य के अंतर्गत आने वाली पहली किताब है तोल्काप्पियम। इसके लेखक तोल्काप्पियर हैं। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह तमिल व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है और साथ ही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी भी इसमें मिलती है। इस ग्रंथ के अलावा संगम साहित्य के अंतर्गत जितने भी ग्रंथों की बात होगी, सबकी रचना तृतीय संगम के दौरान ही हुई थी। दूसरा ग्रंथ है एट्टू तोक्के। इसे अष्ट संग्रह ग्रंथ भी कहते हैं, जो 8 ग्रंथों का संग्रह है। इसमें 8 चेर शासकों की प्रशस्ति मिलती है। तीसरी किताब है पत्तू पाट्टू। इसे दशगीत भी कहते हैं, जो 10 कविताओं का संग्रह है। यह कावेरी पत्तनम पर रचित एक लंबी कविता है। तिरुकुरल तमिल के महान दार्शनिक और कवि तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसे तमिल साहित्य का पंचम वेद भी माना जाता है। यह नीति शास्त्र की पुस्तक भी कहलाती है। कूरल यह भी तिरुवल्लुवर की ही रचना है, जिसे तमिल साहित्य के बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, साथ मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। जीवक चिंतामणि, इसे विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। यह जैन मुनि एवं महाकवि तिरक्त देवर की अमर कृति है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। यह ग्रंथ 13 खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। इस काव्य का नायक जीवक 8 विवाह करता है और इन 8 विवाहों का वर्णन जीवक चिंतामणि में किया गया है, इसीलिए इसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं तमिल साहित्य के 2 महाकाव्यों की। पहला है शिल्पादिकारम। यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की कहानी। नुपुर अर्थात पायल। इसकी रचना चेर शासक सेनगुटवन के भाई इलांगो आदिगल ने की थी। इस महाकाव्य की संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। दरअसल इस ग्रंथ में एक व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और एक नर्तकी माधवी के त्रिकोणीय प्रेम कथा को मार्मिक रूप में दर्शाया गया है। कहानी का नायक कोवलन माधवी नामक नर्तकी पर अपना सारा धन गंवाकर अपनी पत्नी कन्नगी के पास आता है। कोवलन व कन्नगी मदुरई के लिए रवाना होते हैं। मदुरई में कोवलन पर रानी की एक पायल चुराने का झूठा आरोप लगता है। राजा जल्दबाजी में कोवलन को मृत्यु दंड दे देता है। कोवलन की पत्नी कन्नगी अपने पति को निर्दोष साबित करती है और निर्दोष कोवलन को मृत्यु दंड देने की ग्लानि में राजा की मृत्यु हो जाती है। इधर कन्नगी के शाप देने से मदुरई जलकर राख हो जाता है। तो यह महाकाव्य 3 खंडों में विभाजित है, जिनमें चोल, चेर और पांड्य राज्यों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ से तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ से ही चेर शासक सेनगुटवन इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा की प्रथा की शुरुआत की थी। दूसरे महाकाव्य का नाम है मणिमेखले। बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले इस महाकाव्य की रचना मदुरा के एक व्यापारी शीतले सत्यनार ने की थी। इस महाकाव्य की रचना शिल्पादिकारम के बाद की गई थी। ऐसी मान्यता है कि जहां से शिल्पादिकारम की कहानी समाप्त होती है, वहीं से मणिमेखले की कहानी प्रारंभ होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले कोवलन की दूसरी पत्नी नर्तकी माधवी की पुत्री थी। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का विस्तार ऋषि अगस्त्य तथा ऋषि कौंडिन्य ने किया था। तो ये हो गई संगम साहित्य की बात। अब बात करते हैं संगम युग के राजवंशों की। तो इस काल में दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंश। संगम काल के साहित्य से इनके बारे में जानकारी मिलती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं चेर राजवंश की। इनकी राजधानी वांजी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होने वाला उल्लेख चेरपाद संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। चेर राज्य आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी त्रावणकोर से लेकर कोचीन तक विस्तृत था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयन जेरल था। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इस वंश के सबसे महान राजा सेन गुटवन थे, जिन्हें लाल चेर या अच्छे चेर भी कहा जाता था। साथ ही इन्हें धर्मपरायण कुटवन भी कहा जाता था। इनकी प्रशंसा संगमकालीन कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि परनर ने की है। शेन गुटवन को महान योद्धा एवं कला तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दक्षिणी प्रायद्वीप में सर्वप्रथम पत्नी या कन्नगी या सती पूजा की प्रथा को आरंभ करना। इन्होंने सती कन्नगी की याद में एक विशाल मंदिर एवं उसकी प्रतिमा का निर्माण करवाया था। ये दक्षिण भारत से चीन में राजदूत भेजने वाले पहले राजा थे। पश्चिमी तट, मुसीरी और टोंडी के बंदरगाह इनके नियंत्रण में थे। अब बात करते हैं चोल राजवंश की। चोल राजाओं ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर शासन किया था। इनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से भी जाना गया। चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक राजा करिकाल था। इन्होंने पुहार या कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चोलों की राजधानी उरैयर थी, जो तिरुचिरापल्ली शहर के पास थी। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। राजा करिकाल के जीवन और सैन्य अभियानों की जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। इन्होंने संभवतः 190 ईस्वी में शासन किया। इन्हें जले हुए पैरों वाला भी कहा गया है। इन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। संगम युग की कविताओं में वेन्निन के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में राजा करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इनकी सैन्य गतिविधियों ने इन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था। राजा करिकाल ने कृषि, उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। इनके समय में कावेरीपत्तनम उद्योग एवं व्यापार का केंद्र बन गया था। शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल संगम युग के सबसे पराक्रमी शासक थे। इन्होंने पट्टिनपपाले के लेखक रुद्रन कत्रनार को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी थी। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया था। इनके बाद चोल वंश का अंतिम महान शासक नेडुजेलियन था, जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। ईसा की 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, पर 9वीं शताब्दी के मध्य चोल राजा विजयालय द्वारा चोल वंश की शक्ति का पुनः उत्कर्ष हुआ। और अब बात करते हैं पांड्य राजवंश की। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। इन्होंने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। पांड्य राज्य भारत के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्परपरानी के संगम के पास स्थित थी। बाद में मदुरई को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और यहीं से शासन किया। मदुरई का दूसरा नाम कदम्बवन भी था तथा यह वैगा नदी के दक्षिण में बसा हुआ था। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह मछली थी। पांड्यों की राजधानी मदुरई अपने कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नतिशील व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। संगम साहित्य में वर्णित पांड्य राजाओं में पहला नाम नेडियोन का आता है। इन्होंने ही पहली नदी बनाई तथा समुद्र की पूजा की प्रथा आरंभ करवाई, परंतु इस राजा की ऐतिहासिकता को संदिग्ध माना जाता है। पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक
पलशाले मुडुकुर्मी को माना जाता है। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने के कारण ही इन्हें पलशाले अर्थात अनेक यज्ञशाला बनाने वाला कहा गया है। पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेडुजेलियन 210 ईस्वी नेडुजोलियन थे। इनकी प्रसिद्धि तलैया लंगानम के युद्ध में विजय के कारण हुई थी। इस युद्ध में इन्होंने चेरों व चोलों को उनके अन्य 5 सामंत मित्रों के साथ बुरी तरह परास्त किया था। पांड्यों ने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। इस राजवंश में बहुत सारे राजा हुए। साहित्यिक स्रोतों से 197 पांड्य राजाओं का पता चलता है। पांड्यों ने एक नियमित और सुचारू सेना बनाए रखी। यह राज्य काफी समृद्ध था। पांड्य राजा वैदिक यज्ञ किया करते थे तथा नल्लिव कोंडन संगम युग के अंतिम ज्ञात पांड्य शासक थे। और अब बात करते हैं संगम युग के अंत की। 3री शताब्दी के अंत तक संगमकालीन व्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होती गई। कालभ्रष्ट नामक जनजाति के लगातार आक्रमण होने से तमिल राजाओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और इस जनजाति ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। इस समय को इतिहासकारों ने अंधकार युग की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे संगम युग के समाज और संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।